अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। एलेनोर रोज़वेल्ट एक अमरीकी सियासी शख्सियत थी, एक्टिविस्ट थी। उनका एक कॉल है जिसका मैं सिर्फ एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़। आज के दौर में भी मुझे बड़ा रेलेवेंट नज़र आता है, क्योंकि जो हालिया जनरेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, कारोबारी लोगों की, अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने आइडियाज़ पे काम किया और उन्हीं आइडियाज़ को अच्छी कंपनीज़ में कन्वर्ट कर लिया। हमारे सामने करीम की एग्ज़ाम्पल मौजूद है, हमारे सामने व्हाट्सएप की भी एग्ज़ाम्पल मौजूद है। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर वाइटलिक ब्यूटरिन भी हैं, जो कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के बानी हैं। ये 27 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए। अच्छा, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। शायद इतनी बड़ी कंपनीज़ तो नहीं हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ पे लोगों ने काम किया। parkwheels.com इसमें से एक है। ई टॉय किसी दौर में थी जो बाद में एक्वायर होकर फूड पांडा बन गई। और इसी तरह हमारे पास दराज की एग्ज़ाम्पल है, बाइकिया की एग्ज़ाम्पल है। ये बड़े अच्छे आइडियाज़ थे। इन्होंने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसका सॉल्यूशन तलाश किया और ये जो मसला था लोगों का उसको सॉल्व किया और इन्हीं आइडियाज़ पे काम करके इन्हें सक्सेसफुल कंपनीज़ में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह की एक और यंग प्रॉमिसिंग कंपनी दस्तगीर है, जो कि एक बिज़नेस टू बिज़नेस पोर्टल है। यानी ये इस आइडिया पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान भर में मौजूद जो 20 लाख करियाना स्टोर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें प्रॉब्लम्स की वजह से जो उनको सामान उठाना पड़ता है होल सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उसमें मुश्किलात आती हैं। तो ये गैप फिल कर रहे हैं और ये वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे इनकी कंपनी के हवाले से भी, और जनरली बात करेंगे कि जो ऐप बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, यानी आप एक ऐप डेवलप करते हैं, एक आइडिया लेते हैं और उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसका फ्यूचर कैसा है और क्यों लोग इस तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जनरली बात करेंगे इसमें चैलेंजेस क्या हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ओवैस कुरैशी, ये को फाउंडर हैं दस्तगीर के। इनका आइडिया इन्वेस्टर्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने $35 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। ओवैस, बताएंगे ज़रा आपका आइडिया क्या है, बिज़नेस मॉडल एक्सप्लेन करेंगे। जी, दस्तगीर असल में जो करता है, जैसा कि आपने बताया कि 20 लाख किराना स्टोर को हम करते ये हैं कि हम इनको सप्लायर्स से कनेक्ट करते हैं। सप्लायर्स का मतलब 3 तरह के सप्लायर्स होते हैं। एक आपकी एफएमसीजी कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह यूनिलीवर है, पीएनजी है, एंग्रो है, इस तरह की कंपनीज़ होती हैं। दूसरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या बड़े स्टोर्स हो गए मेट्रो इम्तियाज़ टाइप के। और तीसरा जो है आपके छोटे होलसेलर्स। तो आज जो ये रिटेलर्स हैं, इनको सामान लेने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। ये इन तीनों की कॉम्बिनेशन से ये सामान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का या तो इंतज़ार करते हैं स्टोर पे आने का, या तो ये होलसेल मार्केट जाके अपना सामान लेते हैं। तो हमने इनके लिए आसानी ये की है कि इनको एक ऐप दे दी है, और ऐप के थ्रू हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इनको, ये ऐप, और उस पर ये ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम सप्लायर्स से डायरेक्टली सामान लेके इनको सप्लाई करते हैं। ये सिंपल सा मॉडल है। ठीक है। अच्छा, ये बोलने में सिंपल लग रहा है लेकिन इस पर ऑब्वियसली चैलेंजेस भी होंगे। तो जो मुश्किलात रिटेलर्स को आती हैं आपको भी तो आ सकती हैं, मतलब प्रोक्योरमेंट करने में, जो मर्चेंडाइज़ या माल उठाना है। क्या आपकी रिसर्च जब आपने इससे पहले की होगी, क्या चैलेंजेस थे इनको जिनकी वजह से आपको लगा कि ये अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप मिडल में आके गैप फिल करें और बिज़नेस में कन्वर्ट कर लें इसको? इन रिटेलर के ना असल में 3 मेजर चैलेंजेस होते हैं, और इनमें से सबसे मेजर जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि चूंकि इनकी बाइंग पावर काफ़ी कम होती है। एक एवरेज रिटेलर एक दफ़ा जब ऑर्डर प्लेस करता है तो 10,000 20,000 से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस नहीं करता, क्योंकि उसकी बाइंग पावर इतनी नहीं है। तो जब बाइंग पावर किसी की कम होती है और चूंकि वो वॉल्यूम नहीं ख़रीद रहा होता ज़्यादा, तो उसकी जो प्राइस उसको मिलती है वो काफ़ी कम, मतलब महंगी मिलती है उसको। जाहिर सी बात है, जब एक बड़ा सेलर जाता है और वो बल्क में सामान लेता है तो उसको प्राइस मसलन अच्छी मिलती है। इम्तियाज़ मार्केट से सामान उठा लेता है, छोटे रिटेलर्स को नहीं मिलता। बिल्कुल, तो वो इम्तियाज़ को बहुत ही अच्छी प्राइस मिलती है कंपनी से कंपेयर टू एक छोटा रिटेलर। एक तो ये प्राइस की प्रॉब्लम है। सेकंड जो उन्हें प्रॉब्लम है वो ये कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जब इन रिटेलर के पास जाता है तो वो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा सामान प्रोवाइड करता है, और चूंकि इनकी बाइंग पावर कम होती है तो 1 या 2 दिन के बाद ही ये जो रिटेलर होते हैं ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो फिर ये जोड़िया बाज़ार जाते हैं, इस तरह की सदर मार्केट जाते हैं, आपका मलीरी के अंदर मार्केट है वहाँ चले जाते हैं। उसकी वजह से इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, और फिर होलसेलर अपना कट भी रखता है, जिसकी वजह से प्राइस इनको और महंगी पड़ती है। तो एक इनकन्वीनियंस का फैक्टर भी है, जिसकी वजह से ये 3 घंटे दुकान अपनी बंद रखते हैं और इन स्टोर्स पे जाते हैं। आपने होलसेलर के कट की बात की, ऑब्वियसली आप बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी चार्ज कर रहे होंगे। आप पैसे कैसे बना रहे हैं इस आइडिया के थ्रू? हमारे 2 तरीके से पैसे बनते हैं। एक तो ये कि चूँकि हम सप्लायर्स, ये होलसेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, इनका सामान लिस्ट कर रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर सामान प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन रिटेलर्स को। तो जो भी हमारी ऐप के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, इसके ऊपर हम एक बेशतर कमीशन रखते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक परसेंटेज। एक तो ये है। सेकंड जो तरीका है वो ये कि कभी कभार हम डायरेक्ट कंपनी से जब सामान लेके फिर इन सप्लायर्स को देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, तो उसके अंदर एक मार्जिन होता है। 3% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, डिपेंडिंग के वो सामान है क्या।
तो उसके हिसाब से वो जो मार्जिन होता है वो हमारे पास आता है। अच्छा, आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 20 लाख में से तकरीबन 30,000 को ऑलरेडी आप ऑन बोर्ड ले चुके हैं रिटेलर्स को। एक तो ये बताइएगा ये किन शहरों में, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या इन सब का जब ऑर्डर मिल के आपके पास आता है और आप जाते हैं तो इज़ इट लार्ज इनफ कि आप बड़े प्लेयर जैसे हो गए मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, तो खैर होल सेलर है, इम्तियाज़ हो गया, चेज़ वगैरह हो गए, इनको आप कम्पीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मसल, जो आपने कहा ना कि फिर प्राइस अच्छा लेना मार्केट से? जी। सो पहला सवाल और आंसर करता हूँ कि बिल्कुल 30,000 हम रिटेलर्स को आज तक सर्व कर चुके हैं, और जब ये आते हैं मिल के ऑर्डर्स हमारे पास तो काफ़ी बड़ी फैसिलिटी चाहिए होती है, बिकॉज एक एवरेज दिन के अंदर हम करोड़ों का सामान डिलीवर कर रहे होते हैं बोथ कराची एंड लाहौर के अंदर। तो अच्छा, करोड़ों कितने? 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कितने? ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल नंबर है, लेकिन करोड़ों करोड़ों का काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है। तो इसका सामान प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और दूसरा जो आपका दूसरा सवाल था कि इम्तियाज़ और ये जो बड़े स्टोर्स हैं मेट्रो वगैरह, इनको हम कंपटीशन दे सकते हैं, तो हम इनको एज अ कंपटीशन नहीं समझते। हम समझते हैं कि इस इकोसिस्टम में अगर इम्तियाज़ और मेट्रो जैसे प्लेयर्स ना हो तो शायद हम एग्जिस्ट करना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स ही जाके आपको हेल्प करते हैं इकोसिस्टम डेवलप करने के अंदर। जैसे इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ का प्रीडोमिनेंटली जो ज़्यादातर बिजनेस आता है वो कंज्यूमर्स के लिए है, हमारा तो टोटली बिजनेस मॉडल ही अलग है। बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिल्कुल। सही। मुझे ये बताएं कि नॉर्मली जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि पीएनजी, यूनिलीवर, नेस्ले, मल्टीनेशनल्स में जॉब कर लें या पाकिस्तानी बड़ी कंपनीज़ में कर लें, और इवन बिज़नेस साइड पे भी आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं। पिज़्ज़ा के जॉइंट्स खोले लोगों ने, बर्गर के जॉइंट्स खोले, बड़ा अच्छा चला है। ये आप इस तरफ किधर चले गए? तो ये रिस्की नहीं है थोड़ा सा? रिस्की तो काफ़ी है। अनकन्वेंशनल भी है थोड़ा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी अनकन्वेंशनल है, लेकिन अगर आप ग्लोबल चीज़ की बात करें तो आई थिंक कि अब जो है इंडस्ट्रियल एज से निकल के हम डिजिटल एज में आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक आ चुके हैं। अगर आप वेस्ट को देखेंगे, आज से 10 साल पहले जो वहाँ चीज़ें होती थी वो अब यहाँ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर होना शुरू हुई है। तो हम डिजिटल एज में हैं, और ये जो पूरी डिस्ट्रप्शन है और ये जो ऐप बेस्ड बिजनेस है, ये हमारी जनरेशन ने ही इसको लेके चलना है। आप मतलब एक दो एग्जांपल्स, आपने करीम की एग्जांपल दी फॉर एग्जांपल, आज से 7 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि अच्छा हम टैक्सी जो है ऐप पे या फ़ोन पे ऑर्डर करेंगे, हमारे घर के सामने आएगी। लोग गलियां ट्रैवल करके जाते थे आगे और रिक्शा ढूंढते थे, टैक्सी ढूंढते थे, बड़ी इनकन्वीनियंस थी। उस वक्त इनकन्वीनियंस फील भी नहीं होती थी। जब ये ऐप आई और आज हम जब ये सोचते हैं कि अच्छा हम रिक्शा तलाश करने जाएंगे आगे, तो हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसी तरह से जहाँ पे भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करेंगी पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के यंग एंटरप्रेन्योर ज़रूर आएंगे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई इनोवेटिव सोल्यूशन ज़रूर लाएंगे। आपने तो रिस्क लिया है, लेकिन इन्वेस्टर ने भी $35 लाख, बड़ी रकम होती है, लगाई है। क्या जो आपकी एलिवेटर पिच होती है या जो उनके साथ प्रेजेंटेशन हुई, क्या आपने उनको बोला? ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको समझ आई कि यार दम है आइडिया में, और उन्होंने ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए? बिल्कुल। सो काफ़ी इन्वेस्टर्स जो ख़ासतौर पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ये बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, ये पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स नहीं हैं। तो इनको पहली बात तो इनको एक दो चीज़ें आपने बतानी होती हैं जिसकी वजह से ये किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है, ये देखना चाहते हैं कि अच्छा क्या ये बिज़नेस बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये पैसे डाल रहे हैं तो उनको एक रिटर्न चाहिए इस बिज़नेस के ऊपर। तो आपने उनको एक्सप्लेन करनी होती है कि पाकिस्तान एज अ मार्केट बहुत बड़ी है, हम 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हैं, काफ़ी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ये जो आपने फिगर कोट किया हुआ है, $125 अरब की मार्केट, ये कितना रिलायबल है? क्या इससे बड़ी भी हो सकती है? क्योंकि हमारी इकॉनमी तो बहुत सारी बड़ी परसेंटेज अनडॉक्यूमेंटेड भी है, तो ये सही है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है? इससे डेफिनेटली ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है हमारी, इससे डेफिनेटली ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इवन कि अगर हम सिर्फ यही नंबर लें और किसी भी आप प्लेयर को जाके बताते हैं या किसी भी इन्वेस्टर को जाके आप ये बताते हैं कि इतना बड़ा 152 बिलियन की रिटेल इंडस्ट्री है, 125 मिलियन रेलेवेंट इंडस्ट्री है, तो उसके लिए यही नंबर इतना बड़ा है कि वो इसी को कहता है कि यार जब इकॉनमी इतनी बड़ी है तो फिर आपका बिजनेस भी डेफिनेटली बट सिर्फ यही तो नहीं होगा, कुछ और भी आपने ज़ाहिर है बताया होगा, अगर आप शेयर कर सके तो। जो यंग लोग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आना चाहते हैं इस तरह के रिस्क लेने, उनको समझ तो आए कि आखिर क्या आपने किस तरह से कन्विंस किया उनको, और क्या बताया इसके अलावा? तकरीबन 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो आपने इन्वेस्टर को बताना होता है। पहले स्केलेबिलिटी तो होगी, इसके अलावा स्केलेबिलिटी होती है। बेसिकली आपने सबसे पहले इन सब चीज़ों से पहले आपने अपने आप को इमेजिन करना होता है उनके शूज़ के अंदर कि यार इनको कुछ नहीं पता है पाकिस्तान के बारे में, तो आपने उनको पूरी स्टोरी बतानी होती है कि अच्छा पाकिस्तान एज अ मार्केट क्या है, हाउ डज़ योर बिजनेस मॉडल बेनिफिट पाकिस्तानी कस्टमर्स, और इसी तरह से कि ये आज के टाइम पे ये बिज़नेस क्यों रेलिवेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
इसी तरह के बिजनेसेस इंडिया में 2010-2011 में भी लॉन्च हुए थे, लेकिन वो काम नहीं किए, बिल्कुल यही चीज़, लेकिन वो काम नहीं किए क्योंकि वो टाइम सही नहीं था, उस वक्त इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन कोरोना डिस्गाइज, लॉकडाउन नहीं था। एग्जैक्टली। तो आपने अपॉर्चुनिटी टाइम के हिसाब से भी, मार्केट के हिसाब से भी, और तीसरी चीज़ जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो टीम भी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या यही लोग बिजनेस को ग्रो कर भी सकते हैं या नहीं। अच्छा, मैं टीम पे आता हूँ, ये बड़ा दिलचस्प, इनफैक्ट मैं बड़ी तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की, अवैस और इनके साथ जो को फाउंडर हैं ज़ुहैब, इन दोनों की भी मैं बात करूँगा। आपने लॉकडाउन के टाइम पे ये बिज़नेस स्टार्ट किया एंड विच पार्टली हेल्प्ड कि लोग नहीं जाना चाहते, रिस्ट्रिक्शंस थी, तो हर बंदे ने बोला यार सर का दर्द कोई ले रहा है, सर्विस दे रहा है तो ले लो। लेकिन ऑब्वियसली पेंडेमिक जो है इट्स नॉट गोना लास्ट फॉर एवर, तो ये ख़त्म भी होगा, चीज़ें नॉर्मल भी होंगी, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? और दूसरा, इसी लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से जो पिछली कंपनी जिसमें आप लोग काम करते हैं एयरलिफ्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो बड़ी प्रॉमिसिंग थी, अच्छा आइडिया था वो भी, और लग रहा था कि पिक कर रही है, और एकदम से कोरोना आया और जिसको आप शेयर बैड लक कह सकते हैं, उनका मॉडल ही डिसरप्ट हो गया पूरा। तो क्या इस चीज़ के लिए भी आप तैयार हैं कि कोई भी शॉक लग सकता है? तो वो छोड़कर, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो आई थिंक ग्रोसरी में भी आना चाह रहे थे, एयरलिफ्ट वो आना चाह रहे थे ग्रोसरी में, तो वो छोड़ के ये अलग से लॉन्च करना, ये थोड़ा सा मुझे बताएं दोनों चीज़ों का। सो इसके अंदर ये कि आई थिंक अगर ये ख़त्म भी हो जाता है कोविड इंशाल्लाह, जो कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आई है, लेकिन अगर ये हो भी जाता है तो हम इस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे रिटेलर अब ये रियलाइज़ करता है कि यार ये इससे एक ऐप से ऑर्डर करना हमारे लिए कितना कन्वीनियंट है, ठीक है, हमें कितनी सहूलियात ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से अगर ये हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। इसकी प्राइम एग्जांपल है कि आज लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, लेकिन इससे पहले हम जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई पिछले महीनों के अंदर, तो हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है बिजनेस में। ठीक है, तो उसकी एक अच्छी वैलिडेशन है ये बिजनेस की कि दिस इज़ गोना लास्ट फॉर एवर, इवन कोविड ख़त्म भी हो जाता है। एयरलिफ्ट आ भी गया और काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है, 6 शहरों में लॉन्च कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। B2B का बस आइडिया ये था कि ज़ुहैब एंड आई थॉट कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की अगर आप सप्लाई चेन देखेंगे, स्पेशली रिटेल साइड की, ये बहुत टूटी हुई है, और इसको आज तक इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कितनी टूटी हुई है। कोविड की वजह से ये चीज़ सामने सरफेस में आई। तो एक चीज़ है जो मैं हमेशा जिस तरह सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो बिज़नेस भी बड़ा होगा। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, दिस इंटायर सप्लाई चेन रिटेल की, कि अगर हम ये बिज़नेस अच्छी तरह लेके चलते हैं तो ये बिज़नेस भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, $35 लाख बड़ी रकम है, कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इसको, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे आप? जी, बहुत काफ़ी आइडियाज़ हैं, काफ़ी प्लान्स हैं। टीम बहुत तेज़ी से बिल्ड करनी है, काफ़ी टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी एक्सेप्शनल लोग हैं, तो उन लोगों को लाना है, उन लोगों के हिसाब से और उन लोगों के ज़रिए ये बिज़नेस ग्रो करना है। पहली चीज़ ये है। सेकंड ये कि टेक के अंदर अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, ऐप पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हमें चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा ये कि पाकिस्तान में ही कवरेज बहुत बढ़ानी है, अभी सिर्फ कराची और लाहौर है, आगे और शहर भी खोलने हैं। तो क्या आपकी ऐप की मदद से कोई हेल्प मिल सकती है इस सेक्टर को डॉक्यूमेंट करने में, या फिर ये आपके लिए कोई चैलेंज ही बन जाएगा फ्यूचर में जाके? क्योंकि नॉर्मली हमारे रिटेलर्स थोड़े से, आपको पता है, बाज़ अगर डबल बुक्स भी चला रहे होते हैं और अपनी जो है वो क्या कहते हैं, सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये इसको किस तरह देख रहे हैं? ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करेंगे, या ये आगे जाके चैलेंज बन सकता है? आई थिंक मेरा जो इसके अंदर ख्याल है वो ये कि इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल द 3 पार्टीज़। ये FBR के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, दस्तगीर हिमसेल्फ के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, और ये रिटेलर के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है। हमने एक जो पॉजिटिव ट्रेंड देखना शुरू किया है वो ये कि आज से पहले 1 साल 1.5 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि रिटेलर स्मार्टफोन यूज़ करेगा अपनी ऑर्डर प्लेस करने के लिए, लेकिन आज वो करता है। तो चेंज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि टैक्स से भागना इज़ नॉट द आइडियल सोल्यूशन। इसमें टैक्स से बेनिफिट्स इन्हें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये एजुकेशन है जो कि दस्तगीर के ज़रिए इनको मिल रही है। क्योंकि आप जो बिज़नेस मॉडल आपने बनाया इसमें डिलीवरी आई थी, बहुत बड़ा एलिमेंट है। सो यू आर नॉट प्राइमरीली लॉजिस्टिक्स कंपनी तो नहीं है आप लोग, तो किसी से पार्टनरशिप की आपने, या अपना फ्लीट आप कर रहे हैं, कैसे ये मैनेज करेंगे? जी, तो हम बहुत एसेट लाइट कंपनी है। इसका मतलब ये कि हमारी अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं होती, हम गाड़ियाँ रेंट पे लेते हैं बाकी जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं उनके साथ, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी अपनी होती है। तो हमारी अपनी ड्राइवर ऐप है, और ये सारी चीज़ें हम इसलिए बहुत तेज़ी से हमने बना ली क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है एयरलिफ्ट के अंदर, करीम के अंदर। हमारी टीम ज़्यादातर लोग जो हैं वो एयरलिफ्ट, करीम और इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, आप क्या इस वक्त कोई कंपटीशन है B2B में, या अभी आपको लग रहा नहीं, अभी आप अर्ली स्टेज पर हैं और ऐसा कोई और कंपनी नहीं है? क्योंकि 2-3 प्लेयर्स हैं, मान जैसे TCS है, इट्स वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी, सिर्फ
एक ऐप डेवलप करके किसी भी टाइम वो आके आपको कंपटीशन दे सकते हैं। बाइक या डिलीवरी में करीम है और सारे के सारे सुपर ऐप बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये इतनी अच्छी मार्केट है तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसके लिए तैयार हैं आप और कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल। तो ये सवाल हमसे काफ़ी पूछा जाता है और इसका आंसर ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी किसी भी बिज़नेस में आ सकता है, लेकिन इस अगर आज गूगल आ जाए किसी भी और बिज़नेस में तो इसका ये मतलब नहीं कि और कंपनीज नहीं खड़ी हो सकती। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मायने रखती है और जो चीज़ मैटर करती है वो एग्जीक्यूशन मैटर करती है। कितनी तेज़ी से आप बिज़नेस को लेकर स्केल कर सकते हैं, कितनी तेज़ी से आप आइट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, लेकिन आप कितनी तेज़ी से सीख के वापस से कोई और यू कैन राइज अगेन, तो वो वाली चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इंडिया से, इजिप्ट से, बांग्लादेश से, किसी सिमिलर इमर्जिंग इकोनॉमी से जहाँ पर इस तरह की ऐप जो है वो कामयाब हुई और उसकी वैल्यूएशन कितनी आई हो? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी जी। सो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2016 में फॉर्म हुई थी, उड़ान नाम है उसका। और उड़ान जो है वो $5 बिलियन प्लस कंपनी है। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ उनके पास एम्प्लॉयड हैं और सिमिलर बिजनेस मॉडल है, लेकिन वो सिर्फ ग्रोसरी नहीं करते, वो अदर कैटेगरीज में भी आ चुके हैं। तो एक उड़ान हो गया। इसी तरह से सऊदी के अंदर एक स्टार्टअप है सारी के नाम से, उसकी भी वैल्यूएशन कोई 150-200 मिलियन के आसपास है। तो इस तरह के काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर इस मॉडल के ऊपर आ रहे हैं। आपने कहा कि आई एम नॉट श्योर कि वो लॉन्च कर दी है सर्विस, यानी माइक्रो लोन्स की, जी उस पे बात करिए। दिस इज़ अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम राइट, कि बिल्कुल। जो आपकी मेन कोर सर्विस उसके अलावा आप ये एडिशनल दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्यों इसकी ज़रूरत आपको लगता है कि है, और व्हाई इज़ इट गोइंग टू बी अ गुड रेवेन्यू स्ट्रीम? कस्टमर की आजकल जो पेन पॉइंट है, ख़ासतौर पे कोरोना के टाइम्स पे जब बिज़नेस इतना बूम नहीं कर रहा, उनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत लिमिटेड होता है। मैंने आपको बताया कि उनकी बाइंग पावर सिर्फ 10,000 20,000 रुपये होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आज अगर आप उन्हें 50,000 60,000 रुपये दे दें तो उनकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी, उनको बेहतर रेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, वो मार्जिन ज़्यादा बेहतर कमा सकते हैं। लेकिन इनको कौन देगा? आज कोई भी देने को राज़ी नहीं है। तो इसीलिए हमने ये माइक्रो लोन्स का कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं। है वैसे पहले से ही है, लेकिन हम इसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं, ऐप के ऊपर ला रहे हैं कि हम इनको ये प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकी बाइंग पावर बढ़े। पाकिस्तान में अभी तक कोई बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बन सकी। 2-3 अच्छी कंपनीज़ हैं, बट ऑब्वियसली वो किसी और मुल्क में भी उनके पार्टनर्स थे, वहाँ भी बिजनेसेस थे। पाकिस्तान के अंदर क्यों ये नहीं हो पा रहा, और आपको क्या लगता है कि पहला अगर कोई हम कहते हैं बिलियन डॉलर स्टार्टअप निकलेगा, वो फिनटेक से आएगा, लॉजिस्टिक्स से आएगा, या ई कॉमर्स से, या जो आपका मॉडल है इस तरह की कोई कंपनी होगी? क्या पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है? अनलेस कि आप किसी और मार्केट को इंक्लूड करें तब तक लगता नहीं है कि कंपनी बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन क्रॉस हो। ऐसा क्यों है? पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। लाइक आई सेड कि 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आप टैलेंट देखें, टैलेंट भरा पड़ा हुआ है। आज आप देखें इंजीनियर्स जो कि बड़ी से बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, फेसबुक, स्क्वायर, ट्विटर वगैरह, आपके सारा टैलेंट जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तानी इंजीनियर्स उनकी कंपनीज़ में होते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट अबाउट कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। डिजिटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे पहुंच रही है। अगर आप कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो तकरीबन 70 से 80% जो पाकिस्तान में आवाम है वो अनबैंक्ड इकॉनमी है। उनको अभी नहीं पता कि बैंकिंग के वो फ़ायदे क्या हैं और ये सारी चीज़ें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट होंगे, वो इसी तरह की डिस्ट्रप्शन से, इसी तरह की इनोवेटिव आइडियाज़ से वो एजुकेट होंगे और फिर इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और बिलियन डॉलर कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होंगी। अपने अराउंड देखें कि डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और रियलाइज़ करें कि उनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बड़ी हैं। अगर उनके पास कोई आइडिया है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो उसके ऊपर सोचें, काम करें और उसके ऊपर शुरू कर दें। मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग समझते हैं कि फ़ंड रेजिंग और पैसे रेज़ करना बहुत एक मुश्किल काम है और बड़ा बड़ा काम कर दिया। असल जो ये चीज़ है, ये दिस इज़ जस्ट वन स्मॉल माइलस्टोन आपकी जर्नी के अंदर। जो आपकी असल जर्नी है वो है आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। अगर आप वो प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो पैसे रेज़ करना मुश्किल नहीं है। राइट, थैंक यू अवैस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमने अमेज़ॉन पे काम करके पैसे कमाने के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से वीडियोस की हैं, लेकिन अभी तक ऐप डेवलपमेंट पे कि आप एक ऐप डेवलप करें, उसको कंपनी बना दें, इस पे नहीं की थी। तो ये रिसेंटली दस्तगीर ने एक अमाउंट रेज़ किया और फोर्स में इनकी कवरेज आई 30 अंडर 30 में दोनों की, और आइडिया भी इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा कि इनको बुला के डिस्कशन करें। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात नहीं होती पाकिस्तान में इतनी, स्पेशली टेक बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो आज का डिस्कशन इस हवाले से था। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।